जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में और आज हम बात करेंगे 16 जून का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। ऑनलाइनर भी देखेंगे और डिटेल भी देखेंगे यह किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या दरोगा का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी इंडिया में एग्जाम में होने वाले सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। हमारा पहला है कि रज्जा पर्व। यह जो रज्जा पर्व है यह जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? तो रज्जा पर्व यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है और ये एक बेहद प्रसिद्ध और पारंपरिक त्यौहार है। जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है, जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो इसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है और इसी दिन से यह 3 दिवसीय उत्सव शुरू होता है। तो पहले याद रखिएगा कि रज्जा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है दोस्तों? जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है और इसे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है। और यह रज्जा पर्व कितने दिनों का होता है? तो यह 3 दिनों का होता है, 3 दिवसीय होता है। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक मान्यताओं का अगर बात करें, उड़ीसा की परंपरा के अनुसार इस समय धरती माता मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन की अवस्था में मानी जाती है। जिस तरह महिलाओं को इस दौरान आराम दिया जाता है उसी तरह धरती को भी विश्राम देने की मान्यता है। इसलिए किसान इन 3 दिनों में खेती, जुताई या जमीन खोदने का कोई भी काम नहीं करते हैं। इस तरीक़ा से चीज़ें याद रखिएगा। तो रज्जा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रज्जा पर्व कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्यौहार होता है और इसमें धरती माँ को आराम दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उड़ीसा से जुड़े अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का बात करें, देखिए स्टैटिक जीके के तौर पे चिल्का झील बाबू कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील बहुत बार एग्जाम में यह पूछा हुआ है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो पहले यही याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील और पहला रामसर स्थल भी यही है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील कौन है? चिल्का झील है और यह पहला रामसर स्थल भी है। चिल्का झील को ही पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। और मुख्यमंत्री जो मोहन चरण मांझी हैं, अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है उड़ीसा के? हरिबाबू कंभमपति का नाम याद रखिएगा। यह कोणार्क सूर्य मंदिर जो ब्लैक पैगोडा और जगन्नाथ मंदिर जो व्हाइट पैगोडा भी यहीं स्थित है। मतलब उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टैटिक जीके का बात करें, पहला चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत के सबसे बड़े खारे पानी का लैगून झील कहाँ है? उड़ीसा में है। देश का पहला रामसर स्थल चिल्का झील को ही बनाया गया था। अभी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री उड़ीसा के कौन है? मोहन चरण मांझी है। यहाँ के गवर्नर कौन है उड़ीसा के? हरिबाबू कंभमपति हैं। और कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, आपसे ये भी पूछ देगा कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो सूर्य मंदिर को, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को और व्हाइट पैगोडा किसे? जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर अन्य त्यौहार का अगर बात करें, देखिए नुआखाई, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव और बोईता बंदना या धानु यात्रा यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। तो उड़ीसा के प्रमुख उत्सव के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? नुआखाई, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य या छऊ महोत्सव या बोईता बंदना और धानु यात्रा यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। इतना सारा चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग बात करें कि आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। क्या ध्यान रखना है कि जो आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। पहला कहाँ था? पहला नवी मुंबई में है। नीति आयोग के
दूसरे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, नीति आयोग के दूसरे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पे रहा है। जनगणना 2027 के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जनगणना 2027, जो जनगणना 2027 हो रहा है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा पता लगाने के लिए IIT भुवनेश्वर ने आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल डिवाइस तैयार किया है। तो ध्यान रखिएगा इतना सारा। अगर हम उड़ीसा में खास करके करंट अफेयर्स की तरफ देखें तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि RBI ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया। पहला कहाँ था? पहला नवी मुंबई में है। नीति आयोग के दूसरे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पे रहा है। जनगणना 2027 जो हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसका ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक हैं। और पानी में आर्सेनिक की मात्रा पता लगाने के लिए किस IIT ने? तो IIT भुवनेश्वर ने आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल डिवाइस तैयार किया है। इतना सारा पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हर एक डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं या TRE4 देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, करंट अफेयर सारे एग्जाम के लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस, ग्लोबल वाइन डे। अगर हम वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस या ग्लोबल वाइन डे का बात करें, देखिए यह हर साल 15 जून को दुनिया भर में पवन ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है बाबू, तो आपको याद रखना है 15 जून। वहीं अगर वर्ष 2026 में भारत के गोवा राज्य में वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन की मेजबानी की गई और यह पवन ऊर्जा दिवस का जो थीम रखा गया, विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, पवन ऊर्जा से तेज प्रगति की ओर, इस बात को याद रखिएगा। भारत का स्थान पवन ऊर्जा में या लक्ष्य क्या है इंडिया का? तो देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में चौथा स्थान पर है। मार्च 2026 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56.09 गीगावाट हो चुकी थी, जिसमें राजस्थान राज्य शीर्ष पर है और भारत का लक्ष्य 2030 तक पवन ऊर्जा से 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको एक और बार देखते हैं। हमेशा पढ़ाई को बहुत प्यार से पढ़िए, बहुत ईमानदारी से पढ़िए। आप जल्दी जल्दी ढेर सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। कम पढ़िए, इफेक्टिव पढ़िए। एक बार और इसको देखते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस हम मनाते हैं 15 जून को। दुनिया भर में पवन ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भारत के गोवा राज्य में वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन की मेजबानी की गई। थीम क्या रखा गया? वाइंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, पवन ऊर्जा से तेज प्रगति की ओर। इतना ध्यान रखिए। भारत का स्थान या लक्ष्य का अगर बात करें तो पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में चौथा स्थान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्च 2026 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56.09 गीगावाट हो चुकी है, जिसमें राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। भारत का लक्ष्य 2030 तक पवन ऊर्जा से 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने का है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें, झारखंड के 11 उत्पादों को मिला है GI टैग। बहुत बड़ा न्यूज है। झारखंड को टोटल कितने उत्पादों को? तो 11 उत्पादों को GI टैग दिया गया। अब इसमें क्या हुआ है, हाल ही में झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ है, कुछ चीज़ों को आपको एक गो थ्रू हो जाते हैं एक बार। देखिए इसमें भगिया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, मुंडा जनजाति के पारंपरिक आभूषण है क्या? मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस शिल्प, केसरिया कालाकंद, कोडरमा, डोकरा क्राफ्ट, चंद बदूनी पपेटस, तसर सिल्क साड़ी, जाटो पटुआ पेंटिंग, पंची साड़ी और झारखंड बेनाम हैंडीक्राफ्ट
हाँ शामिल है। तो 11 आपको इतना सारा नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। जैसे आप मुंडा ज्वेलरी याद रख सकते हैं या कुचाई सिल्क याद रखिएगा। चलिए पंची साड़ी आपको याद रखना है, पंची साड़ी याद रखिएगा। चलिए उससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि इस बात को कि झारखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो 11 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि जीआई टैग अधिनियम 1999 का है, तो जीआई टैग अधिनियम कब का है? 1999 का है। और यह लागू कब हुआ है? यह लागू हुआ है 2003 में। तो यह रट के रखना है कि जीआई टैग अधिनियम 1999 का है, 1999 का है, लेकिन यह लागू होता है 2003 में। भारत में पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग टी, भारत में पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग टी यानी पश्चिम बंगाल में है को मिला था, और यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध रहता है। तो जीआई टैग जब किसी को मिलता है तो कितने वर्षों के लिए उस पर पेटेंट रहता है? 10 वर्षों के लिए। और भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का है। तो आपको याद रखना है कि जब जीआई टैग किसी भी चीज़ को दिया जाता है तो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग अधिनियम कब आया था? तो 1999 का अधिनियम है, लेकिन यह लागू 2003 में हुआ था। भारत में पहला जीआई टैग किसको मिला? तो 2004-05 में दार्जिलिंग टी को मिला, जो पश्चिम बंगाल के शहर है। और यह टैग जो दार्जिलिंग जो टी है, इसको जब 2004-05 में दिया गया तो शुरू में जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा यह 10 वर्षों के लिए वैध रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। भारत सरकार का लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का है। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई का मतलब क्या होता है बाबू? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बस इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अगर हम झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में भारत का संविधान जारी किया था। इस लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में भारत का संविधान जारी किया था, और इस लिपि के आविष्कारक यानी ओल चिकी लिपि के जो आविष्कारक हैं यह कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, इतना ध्यान रखिए। चलिए, झारखंड के हजारीबाग को भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर, पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, तो झारखंड के हजारीबाग को भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर, पर्ल फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। तो देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड के किस रिजर्व में? तो पलामू टाइगर रिजर्व को नाम याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें झारखंड का उधवा झील पक्षी अभयारण्य, तो झारखंड में एक उधवा झील पक्षी अभयारण्य है, और इस उधवा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल होने वाला राज्य का पहला स्थान बनाया गया है। तो झारखंड का उधवा पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल में शामिल होने वाला यह राज्य का पहला स्थान है। तो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि झारखंड का पहला रामसर स्थल में शामिल होने वाला राज्य का पहला स्थल कौन बन गया है? तो उधवा झील पक्षी अभयारण्य। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग चलें, वायल सीड्स किसान मित्रा चैटबॉट बनाया गया है, इसमें क्या है देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का अगर बात करें, इसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड सीड्स रिसर्च ने किसानों की सहायता के लिए एक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो भारतीय किसान अनुसंधान परिषद ने एक चैटबॉट बनाया है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाइल्ड सीड्स किसान मित्र उसका नाम है। और यह व्हाट्सएप पर काम करने वाला 24/7 उपलब्ध चैटबॉट है, जिसके लिए किसानों को अलग से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। यह कई भारतीय भाषाओं में
तिलहन फसल जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी की बुआई, सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण से जुड़ी वैज्ञानिक सलाह तुरंत प्रदान करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम आईसीएआर के बारे में जानें, देखिए आईसीएआर का स्थापना 1929 जुलाई में हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके नए महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक हैं मांगी लाल जाट। क्या है? मांगी लाल जाट का नाम आप ध्यान रखिएगा। तो आईसीएआर का स्थापना जुलाई 1929 में हुआ है और इसका मुख्यालय आईसीएआर का कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके नए महानिदेशक कौन है? मांगी लाल जाट का नाम आपको याद रखना है। चलिए, कन्वेंशन नंबर एक आया है, कन्वेंशन नंबर 193, 193। अब यह कन्वेंशन नंबर क्या है? देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1919 में हुआ था, ने अपने 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा के दौरान कन्वेंशन नंबर 193 डिसेंट वर्क इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कन्वेंशन 2026 को अपनाया है। मतलब आपको यहाँ से याद रखने वाला बात क्या है कि इन्होंने आईएलओ ने, अगर आपसे पूछे कि कन्वेंशन नंबर 193 किसने जारी किया है, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और अपने 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान इन्होंने कन्वेंशन नंबर 193 को एक तरीका से रिलीज किया है, अपनाया है। अगर वहीं हम बात करें, यह मुख्य रूप से गीग और प्लेटफॉर्म वर्क्स जैसे स्विगी, जोमेटो, उबेर, ओला, अमेजोन के डिलीवरी बॉय और फ्रीलांसर के अधिकारों और सुरक्षा के लिए लाया गया है। जो होता है 10 मिनट में ला देते हैं, 5 मिनट में ला देते हैं, तो उस स्थिति में लोग हड़बड़ी बेचैन रहते हैं, धक्का उक्का लगने का दिक्कत है, इंसिडेंट वगैरह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कन्वेंशन नंबर 193 जारी किया, कन्वेंशन नंबर 193 जारी किया है। और यह खास करके उसके लिए लाया गया है जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि जो गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, स्विगी हो गए, फ्रीलांसर हो गए, उबेर ओला में काम करते हैं, उनके लिए। इसके तहत उन्हें न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और इंसानी समीक्षा का अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में कहीं भी हैं तो लेके चले आइए, तो थोड़ा सा इनके लिए कानून लाया गया है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, आईएलओ के फैक्ट्स के बारे में जाने। देखिए, बोले 1919 में इसका स्थापना हुआ था, तो इसका स्थापना अप्रैल 1919 में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएलओ का जो स्थापना हुआ है 1919 में हुआ है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक गिलबर्ट होंगवो हैं। कौन है? गिलबर्ट होंगवो है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गिलबर्ट होंगवो का नाम याद रखना है। और इस संस्था को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बार देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का स्थापना अप्रैल 1919 में हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक गिलबर्ट होंगवो हैं। और इस संस्था को 1969 में यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। वारिया भारत का यह पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल है। वारिया क्या है? तो यह भारत का पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। भारतीय एआई कंपनी अवतार.ai ने वारिया नाम का देश का पहला मेड इन इंडिया वीडियो जेनरेटिंग एआई मॉडल लॉन्च किया है। यह मॉडल भारतीय त्योहारों, संस्कृति, पहनावे और भोजन को अन्य विदेशी एआई टूल्स की तुलना में कहीं बेहतर और सटीक तरीके से समझकर वीडियो तैयार करता है। यह विदेशी टूल्स की तुलना में 27 गुना सस्ता है, लगभग 100 रुपये में 3.5 मिनट का वीडियो और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 10 गुना तेज है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बस यहाँ से यही बात आप ध्यान रखिएगा बस कि वारिया है, जो वारिया का अगर बात करें, वारिया भारत का पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल है। बस चलिए आगे चलते हैं। एक एंकर मानव ब्रेन स्टेम का 3D एटलस बनाया गया है। सुनिएगा, आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ने ब्रेन सेंटर ने मानव ब्रेन स्टेम मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा
जो मानव ब्रेन स्टेम दुनिया का सबसे विस्तृत डिजिटल 3D नक्शा तैयार किया है, जिसे एंकर नाम दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म का अगर बात करें एंकर का, तो देखिए एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन। फिर से एक बार देखते हैं, एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन है। यह दिमागी बीमारियों के इलाज और रिसर्च में डॉक्टरों की क्या करेगा, मदद करेगा। दो बार क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। तो यहाँ से यह क्या करेगा, तो याद रखिएगा कि यह दिमागी बीमारियों के इलाज और रिसर्च में डॉक्टरों को मदद करेगा। एंकर का नाम याद रखिएगा, यह मानव ब्रेन स्टेम का 3D एटलस है, जिसका नाम क्या रखा गया है, एंकर रखा गया है। चलिए इसको देखने के बाद हम लोग MCQ भी करेंगे इसका। चलिए, श्रम आंकड़ों पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अलख एन शर्मा को भारत सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी लेबर स्टेटिस्टिक्स पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अलख एन शर्मा को भारत सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी लेबर स्टेटिस्टिक्स पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, दुनिया के पहले खरबपति ट्रिलियनियर का अगर बात करें, एलन मस्क बने हैं। तो दुनिया के पहले खरबपति यानी ट्रिलियनियर मतलब टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स ट्विटर के मालिक एलन मस्क इतिहास में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर खरबपति बन गए हैं और उनकी संपत्ति $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर के पार जा चुकी है। और स्पेस एक्स के शेयर मार्केट में सफल IPO के बाद यह मुकाम हासिल हुआ है। चलिए, तो दुनिया के पहले खरबपति कौन बने हैं, एलन मस्क का नाम आपको याद रखना है। दुनिया के पहले खरबपति कौन बने हैं, यानी दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं, एलन मस्क बने हैं। चलिए अब MCQ देखते हैं। अगर इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखे होंगे तो सारा MCQ आप क्या कीजिएगा, फटाक बना दीजिएगा। चलिए पहला हम लोग देखते हैं। पहला है कि अभी हाल ही में प्रसिद्ध रज्जा पर्व फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो रज्जा कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। दूसरा, हर साल वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस ग्लोबल वाइंड डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के 11 पारंपरिक उत्पाद जैसे भग्या सिल्क, मुंडा ज्वेलरी आदि को एक साथ GI टैग मिला है, वह कौन हो जाएगा बाबू, झारखंड हो जाएगा। सारा हम लोग देख चुके हैं अभी के अभी पूरा थ्योरी क्लास में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के सहायता के लिए शुरू किए गए व्हाट्सएप आधारित AI चैटबॉट का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या था, वाइल्ड सीड्स किसान मित्र नाम था। नेक्स्ट अगर देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा अपनाया गया कन्वेंशन नंबर 193 मुख्य रूप से किन श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों के लिए है, तो यह किसके लिए थे बाबू, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर देखें, भारत की AI कंपनी अवतार.ai द्वारा लॉन्च किए गए देश के पहले स्वदेशी और डिजिटल वीडियो AI मॉडल का क्या नाम है, क्या नाम है, तो वारिया। क्या नाम रखा गया है, वारिया रखा गया है। चलिए हाल ही में IIT मद्रास द्वारा मानव ब्रेन स्टेम के विकसित किए गए दुनिया के सबसे विस्तृत 3D डिजिटल एटलस का नाम क्या रखा गया, उसका नाम एंकर रखा गया। क्या रखा गया, एंकर रखा गया। वहीं भारत सरकार द्वारा गठित श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अलख एन शर्मा को बनाया गया। वहीं अगर हम बात करें कि अपनी कंपनी स्पेस एक्स के सफल IPO लॉन्चिंग और शेयरों में उछाल के बाद दुनिया के पहले खरबपति ट्रिलियनियर
कौन बने हैं? तो यह ट्रिलियनियर बने हैं कौन? आपके एलन मस्क। तो चलिए, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई यानी बिहार में सरकारी एजुकेटर बनने वाले हैं, या दरोगा का एग्जाम कर रहे हैं, या भारत में कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या कर सके, लाभ उठा सके। देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के साथ।